नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति सिंह है और मैं एक शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। आज जो दो विषय पे हम बात करने वाले हैं वो है कि बच्चों में कोविड-19 के अर्ली साइंस क्या हैं और ये जो ब्लैक फंगस है इसके अर्ली साइंस क्या हैं और कैसे इसको मैनेज किया जाए। तो जो 2021 अप्रैल की जो गाइडलाइंस या प्रोटोकॉल कहिए उसके हिसाब से 2 माह से लेकर 18 साल तक के बच्चों में जो है वो केसेस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। माइल्ड केसेस जो बच्चों में हैं उनमें शायद आरटीपीसीआर तो खैर हर केस का कराना है। जो सस्पेक्टेड केस है वो कोविड पॉजिटिव होके और उसके बाद उनकी कैटेगराइजेशन है। तो जो माइल्ड केसेस हैं उनमें शायद थोड़ी सी गले में खराश हो, नाक बहे, हल्का बुखार आए और ऐसे केसेस जो है आराम से घर पे मैनेज किए जा सकते हैं, किए जा रहे हैं। दूसरे जो कैटेगरी है वो है मॉडरेट केसेस की। मॉडरेट केसेस में निमोनिया हो सकता है जिसमें कि तेज़ बुखार और पसली चलना, सांस फूलना, इस तरह के लक्षण आते हैं। और इन केसेस में भी अगर SpO2 यानी कि जो हम ऑक्सीजन सैचुरेशन बोलते हैं वो अगर 94% से नीचे गया तो ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरे केसेस जो है, जो सीवियर केसेस है, सीवियर निमोनिया है, ARDS जो एक और गंभीर श्वसन तंत्र की बीमारी है वो हो सकती है। उनमें सेप्सिस विभिन्न प्रकार के और इन केसेस को तो एडमिशन की ज़रूरत पड़ती ही है। इनमें ऑक्सीजन सैचुरेशन कई बार 90% से कम रहेगा और इनको ICU की भी ज़रूरत पड़ सकती है। आपको क्या करना है कि आपको जब भी शंका होती है तो घर में ना बैठें, डॉक्टर से संपर्क करें और ओवर द काउंटर जो मेडिसिन्स हैं आप खुद केमिस्ट के यहाँ से जाके ले लेते हो, खुद से चला लेते हो, वो कभी नहीं करिए। दूसरे के प्रेस्क्रिप्शंस को कॉपी भी मत करिए। ये चीज़ भी एक डेंजरस है। हर किसी की इम्यूनिटी, हर किसी की बीमारी का प्रेजेंटेशन उसकी इम्यूनिटी के हिसाब से अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो आप कॉपी करेंगे किसी का तो आपका बच्चा ही जो है वो रिस्क में हो जाएगा इस केस के। अब ये जो तीसरी लहर की थोड़ी सी बात चल रही है इसके बारे में करें कि मेरा हमेशा ये कहना है कि जितने एडल्ट जो हैं वो इसकी चपेट में आए पहली लहर में या दूसरी लहर में, उनकी तुलना में एक जो है प्रोपोर्शनेट रूप से वो बच्चे प्रभावित होते हैं। तो ज़्यादा बड़े प्रभावित हुए, ज़्यादा बच्चे प्रभावित होंगे। पर तीसरी लहर के साथ थोड़ा सा ज़रूर ये एक बात है कि एडल्ट जो है, बड़े जो है वो अधिक से अधिक वैक्सीनेटेड होने लग गए हैं। बच्चों को अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुए हैं, अवेलेबल नहीं है। तो ये ज़रूर है कि बच्चे तुलनात्मक रूप से कुछ रिस्क उनको बढ़ा हुआ रहेगा। पर अगर आप अर्ली ट्रीटमेंट कराते हैं, डॉक्टर की सलाहें मानते हैं, डिनाइल में ना रहिए, उस बात को स्वीकार करिए और जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कराइए, तो बहुत से बच्चे, मैक्सिमम बच्चे बिना एडमिशन की ज़रूरत के प्रॉपर ट्रीटमेंट से घर में ठीक हो रहे हैं, होंगे। तो पैनिक मत करिए, डरिए मत। दूसरा मसला है ब्लैक फंगस का। तो एक चीज़ तो ये बता दूं कि ये एक मिसनॉमर है। जो ब्लैक फंगस एक्चुअली होता है, एक यीस्ट है, वो स्लो ग्रोइंग है और इतनी गंभीर बीमारी कभी नहीं करता है। ये जो है बीमारी, इसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। तो म्यूकोरमाइकोसिस जो फंगस है, इसकी खासियत ये है कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो लोग हैं, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी प्रभावित है किसी वजह से, अब वो वजह बच्चा जो है उसमें जैसा अभी एक केस आया एक बच्ची में जो जिसको शुगर था, ब्लड, जिसको कि बचपन से ही डायबिटीज़ की बीमारी थी, उन बच्चों में, या जिनको कि अस्थमा है, या कि जिनको किसी तरह का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या किसी तरह के कैंसर का इलाज चल रहा है, ऐसे बच्चे, HIV पॉजिटिव, इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो ये बच्चे जो हैं वो ज़्यादा रिस्क में हैं क्योंकि इनकी जो प्रतिरोधी क्षमता है शरीर की वो कम है। दूसरे वो बच्चे कि जिनको कोविड हो चुका और कोविड में शायद अगर जिनको कि लंबे समय तक इलाज की या ज़्यादा स्टेरॉइड की ज़रूरत पड़ी है तो वो ज़रूर प्रभावित होने की वो शंका में है। तो वो अब क्या लक्षण क्या आए कि जिससे आप शंका करें कि
ये जो बच्चा है इसको शायद म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। तो ये आँखों के चारों तरफ कालापना, ब्लैकिश जिसको हम डिस्कलरेशन बोलते हैं, या पेन, दर्द, या फिर कि नाक में कंजेशन महसूस हो और नाक से ब्लैकिश या कि ब्लडी डिस्चार्ज हो, ऐसे केसेस में ये शंका की जा सकती है। हो सकता है फेस के एक तरफ पेन हो और स्वेलिंग आई और नंबनेस यानी कि कम सेंसेशन, कम पता चले। कई बार दांतों के दर्द से भी ये प्रेजेंट कर सकता है, दांत ढीले हो सकते हैं या जॉ में पेन हो सकता है। श्वसन तंत्र को भी प्रभावित करता है, तो वो सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ या कि फिर GIT की जो तकलीफ यानी कि वॉमिटिंग वगैरह, इस तरह की, या बच्चा बहुत सुस्त रहने लग जाए, बातें जो है उसकी वो समझदारी वाली ना दिखने लग जाए आपको, क्योंकि ये फंगस जो है ये ब्रेन में भी फैलता है, GIT को भी यानी कि आपके पाचन तंत्र को भी अफेक्ट करता है, श्वसन तंत्र को भी अफेक्ट करता है। तो इलाज तो इसका एक चीज़ है कि ये हॉस्पिटलाइज होके इलाज होता है, इसका थोड़ा लंबा चलता है, 4 से 6 हफ्ते तक चल सकता है। अर्ली ट्रीटमेंट में केवल जो एंटी फंगल दवा है बहुत अच्छी और अभी सभी लोग नाम जानते हैं, एम्फोटेरिसिन भी, और इलाज हो सकता है उसका पूरी तरह से। केस जब थोड़े बिगड़ जाते हैं तो ज़रूर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये धमनियों के द्वारा शरीर में फैलता है। तो दोनों केसेस में खासकर बच्चों के लिए टेक होम मैसेज क्या है, वो यही है कि लक्षणों को पहचानें, डिनायल में ना रहें, उसको स्वीकार करें, जल्दी डॉक्टर से बात करें और डॉक्टर का जो प्रेस्क्रिप्शन है या डॉक्टर की जो सलाहें हैं उसको फॉलो करिए। आप बिल्कुल इस बीमारी को हरा सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। धन्यवाद। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।